ओके दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फास्टेस्ट सीरीज़ के आखिरी पार्ट में देखते हैं थ्योरीज, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड, क्रिस्टल फील्ड, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अल्फ्रेड वर्नर 1893 में इन्होंने थ्योरी दी और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस बात के लिए। तो इनकी थ्योरी की मेन बातें क्या क्या थी? सबसे पहले इन्होंने बताया कि कोई भी जो मेटल है वो टू टाइप्स की वैलेंसी शो करता है। एक है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहते हैं, इनको आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, या जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते आ रहे हैं वो क्या है, वो प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इनको नॉन आयनाइजेबल भी बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो सेकेंडरी वैलेंसी है। दूसरा पॉइंट आप इसका लिखेंगे कि जो भी कोई मेटल है वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी दोनों की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी वैलेंसी है तो किसके द्वारा होंगी? नेगेटिव आयंस के द्वारा वो सेटिस्फाई होती हैं, जबकि सेकेंडरी जो है वो लिजेंड्स के द्वारा होती हैं, जिसमें न्यूट्रल, एनायन, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। अगला पॉइंट आप बताएंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कैसी है? ये नॉन डायरेक्शनल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, यानी कि लिजेंड्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में आकर मेटल को घेरते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री वहाँ पर बन जाती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे पहली लिमिटेशन ये है कि कुछ एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, सब क्यों नहीं बनाते। इस बात का जवाब ये थ्योरी नहीं दे पाई। इसके अलावा जो ज्योमेट्री या शेप की हम बात करते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरी बात कि आइसोमर्स क्यों बनते हैं, इस आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग ने 1931 में ये थ्योरी दी। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो बॉन्ड है वो मेटल और लिजेंड का बॉन्ड बनता है, जिसमें लिजेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ये फॉर्मेशन करवाता है। दूसरी बात इसने बताई कि जब लिजेंड डोनेट करेगा तो मेटल्स के लिए ये कंडीशन है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तीसरी बात इन्होंने बताई, बाई चांस अगर वैकेंट ऑर्बिटल ना हो तो क्या हो? तो इसमें क्या होगा, फिर जो लिजेंड्स हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, मेटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिससे वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स मिल जाएं और लिजेंड अपना बॉन्ड बना पाए। इस तरह से अगर हम इनकी शेप की बात करें या कितने टाइप का अरेंजमेंट है, तो वो इतने टाइप का अरेंजमेंट आपके पास आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो बातें पॉसिबल हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन उसमें क्या होगी? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उसमें, जैसे या तो होंगे sp3, एक s और 3 ऑर्बिटल किसके हैं? p के, तो sp3। अगर ऐसा होगा तो उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, या फिर इस 4 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। ऐसा हो सकता है एक d का ऑर्बिटल है, एक s का है, 2 किसके हैं? p के हैं, तो फिर ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसमें बनेगा s, 3 ऑर्बिटल p के, एक d का, sp3d, और ये शेप बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दोनों की शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, और हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp3d2 या d2sp3। इसमें क्या होगा? बाहर वाले, आगे वाले आपने d लिए हैं, इसमें क्या है? n-1d जो है वो आपने d ऑर्बिटल्स 2 इसमें लिए हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे आती है। जैसे सबसे पहले है CrNH3 3 पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्रोमियम की निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आती है +3। देखो ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम क्या है? 24 होता है, हमने पढ़ा है 3d5 4s1, तो 3d5 है इसमें और 4s1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अपने पास किस में है? Cr3 पॉजिटिव, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने, तो कौन कौन से करेंगे? 1 2 3, तो ये रह जाएंगे आपके पास, ये है। अब इसके पास कौन आया? NH3, ऑक्टाहेड्रल है, 6 NH3 आएंगे। कोई बात नहीं, 6 बॉन्ड आप बनवा दें। एक NH3 यहाँ बॉन्ड बनाएगा, 2 3 4 5 6। तो क्या क्या यूज़ किया आपने? 3d के 2 ऑर्बिटल लिए, तो मैं लिख देता हूँ d2, s का 1 लिया, 4p के कितने? तीनों आप ले चुके, तो d2sp3। शेप कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप से बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं FeCN6 3 नेगेटिव। तो Fe क्या है? Mn से अगला है, 26 होता है एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2। तो 3d6 यानी कि 1 2 3 4 5 पहले एक एक भरते हैं, फिर ये होगा 3d6 4s2, 4p खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ?
यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे, ये है +3, तो +3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन आपको गायब करने हैं यहाँ के। तो कौन कौन से 3 आप गायब, 2 तो ये और एक यहाँ से ये डबलिंग वाला ये जाएगा, तो ये बच गए इस तरह से, एक ये डबलिंग वाला चला गया, 2 ये चले गए। अब कौन आएगा, यहाँ पर है CN6, ये CN6 आएगा। ये CN क्या करेगा, ये कहेगा भाई, हालांकि हम आगे जाके इस बारे में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। ये क्या कहेगा कि भाई मुझे यही जगह चाहिए, आप ऐसा करो अंदर जाके पेयर हो जाओ। तो ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड फील्ड है इसका, ये क्या करवाएगा, यहाँ से खाली करवाएगा, इसको यहाँ पेयर करवा देगा और इसको अगले के साथ पेयर करवा देगा। तो ये दोनों खाली बच गए, तो 1 2 3 4 5 6, फिर से वही आया D2, अंदर वाले D ले रहे हैं इसलिए D पहले लिख रहा हूँ, D2sp3, शेप वही है ऑक्टाहेड्रल। इसमें देखते हैं FeCN6 4 नेगेटिव कर दिया 3 की बजाय, तो Fe2 पॉजिटिव आएगा। तो इसमें फिर वही बात है जो पहले थी, नॉर्मल स्टेट में क्या था 3d6 4s2, तो 1 2 3 4 5 6, 3d6 और 4s2। अब की बार ये क्या है, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन केवल इसका नंबर पड़ेगा, यहाँ से ये चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव। अब आप किसको लेकर आ रहे हो, CN फिर से देखो, फ्लोरीन वगैरह और ये जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो उनका लीजेंड फील्ड कमज़ोर है, वो पेयर नहीं करवा पाए, इनको भगा नहीं पाएंगे, ये करवाते हैं। CN स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करेगा, इनको फिर भगाएगा, इसको कहेगा चलो भाई साइड 2 खाली करो, इसको यहाँ पेयर, इसको यहाँ पेयर, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आपके पास क्या आया D2sp3। आप अंदर वाले D ले रहे हैं सारे, इसलिए इनको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D आप n-1, n का मतलब आउटर मोस्ट आप 4th तक पहुंच चुके हैं, और D किसका ले रहे हैं 3D तीसरे का, तो n-1D यानी कि अंदर वाले का D आप यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। याद रखना आपको। अगली बात देखो, ये क्या करवा रहे हैं, इनर जब भी बनेगा तो ये पेयरिंग करवा रहे हैं यहाँ पर, तो पेयरिंग करवा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, मीन्स आपके पास स्पिन कम आएगा, इसीलिए ये क्या हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हैं। अब देखते हैं बाहर वाले भी कहीं यूज होते हैं या नहीं, जैसे यहाँ देखते हैं CO कोबाल्ट है 3d7 4s2, तो ये मैंने बना दिया है 3d7, पहले 5 फिर 2 पेयरिंग करवाई और 4s2 ये कर दिया। यहाँ पर COF6 3 नेगेटिव है, तो CO कोबाल्ट की है +3 तो 3 इलेक्ट्रॉन आप गायब करो, 2 तो ये चले जाएंगे, एक यहाँ से पेयरिंग वाला हटा दो। अब ये क्या बच गया, अब ये CO3 पॉजिटिव है। अब आपके पास कौन आया है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है ये वीक है, मैंने बताया आपको इसका लीजेंड फील्ड वीक है, तो ये इनको जैसे इसको यहाँ शिफ्ट करना, पेयरिंग करवाना, यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इसलिए बात यहाँ से शुरू होगी। एक फ्लोरीन यहाँ, 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाएगा। अब देखो आपने क्या किया, ये है S, तीनों P आपने लिए तो sp3, D ये 2 लिए तो क्या है sp3d2। शेप इसकी भी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अब की बार D आपने कहाँ के लिए, बाहर के, इसीलिए इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको कहा जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और जब आप ऐसा करेंगे, ये पेयरिंग नहीं करवा पाया तो इनकी जो स्पिन है जो आप जोड़ के देखेंगे ज़्यादा आएगा, मीन्स ये क्या आएंगे, ये हाई स्पिन आएंगे। अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पर आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। इनर वाले कैसे होंगे, आप पेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे तो जनरली वो ज़्यादातर आपको डायमैग्नेटिक मिलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के बाद है टेट्राहेड्रल। तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। टेट्राहेड्रल में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना 4 होता है, तो आप देखते हैं आप उसको पहचान सकते हो। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास, sp3 होती है। जैसे NiCO4 है तो निकल क्या है 3d8 4s2 ये है। इसके बाद क्या है, इसमें हमें sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर निकल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि CO 0 होता है तो ये 0, इट मीन्स ये अपने आप तो अब जाएंगे नहीं, तो हमने क्या करवाना पड़ेगा, इनकी पेयरिंग करवानी पड़ेगी। इन दोनों को यहाँ ले आओ, क्योंकि क्या चाहिए हमें, sp3 चाहिए, तो ये एक S और 2 3 ये हो गए sp3।
इस टाइप से। अब टेट्राहेड्रल आपको जब हिंट दिया गया है तो इसमें कोई बात ही नहीं रही, sp3 आएगा। वो आप खाली मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसको करवाओ, पेयरिंग करवाओ अंदर की तरफ। नेक्स्ट, ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, ये पेयरिंग करवाता है। फ्लोरीन, आयोडीन ये नहीं करवा पाते हैं। स्क्वायर प्लेनर में क्या है, ये भी फिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है DsP2, अंदर वाला आपको D चाहिए और sp2। अगर D खाली नहीं है तो उसको करो, उसकी पेयरिंग करवाओ, अपने आप आपके पास आएगा। जैसे कि NiCN4 CN4 और 2- तो Ni वही है 3D8 4s2, ये 3D8 4s2 मैंने बनाया है। अब यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +2 में हम क्या करेंगे, उड़ा देते हैं इन दोनों को। तो अब देखो सिचुएशन क्या आई, ये है 3 तो ये पेयरिंग में है, ये 1 है, ये 1 है। अब स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है, इट मीन्स हमारी मजबूरी है कि एक तो ये डी हमने लेना ही पड़ेगा, तो इस एक डी को खाली करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएं, इसकी पेयरिंग यहाँ करवा देते हैं इसके साथ। अब एक DS और 3 क्या है अपने पास PK, तो आएगा DsP2। 3 नहीं लेने, 2 लेने हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या चाहिए sp2, तो एक नहीं लेंगे, ये लेंगे sp2 और एक D। तो इस तरह से आपने बता देना है। इसके ड्रॉबैक्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या है, पहला कि कुछ तो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स वो ऑक्टाहेड्रल में बनते थे, लेकिन ध्यान रखना आपको, यानी कि लो स्पिन वाले और हाई स्पिन वाले। ऐसा क्यों होता है कि आउटर, इनर और ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, इसको नहीं बता पाया। इसके अलावा जो मैग्नेटिक बिहेवियर ये बताता है कि ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, वो भी बहुत से केसेस में मिसलीडिंग है, वो ठीक नहीं है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब इसी के बेस के ऊपर जैसे NCERT में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, पहले एक बार तो यही पूछा हुआ है कि ये जो है ये डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है। ऐसी चीज़ों में आपको सोचना नहीं होता, बस यही देखना होता है कि यहाँ कहीं भी आपसे पूछ ले पैरामैग्नेटिक कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक है तो उसमें नहीं होंगे। तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड हैं तो क्यों रहे होंगे, क्योंकि लीजेंड कमज़ोर रहा होगा और उसने पेयरिंग नहीं करवाई होगी, जिसकी वजह से उसमें क्या है, अनपेयर्ड हैं। तो यही आंसर देना, किसी का पलट के आपसे पूछ लें, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया आपसे ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, कोई बात नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। क्यों है, क्योंकि Cl से पेयरिंग नहीं करवाई गई होगी, इसलिए इसमें ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक। इस टाइप से आप इनका आंसर देते हैं। इसकी कमियों को दूर करती है अगली थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, जो d ऑर्बिटल्स हैं, अपने पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे वो डीजनरेट हैं जिनकी पांचों की एनर्जी बराबर है, लेकिन जैसे ही लीजेंड्स के वो फील्ड में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मीन्स उनकी डीजनरेसी टूट जाती है, कुछ की एनर्जी कम रह जाएगी, कुछ की ज़्यादा रह जाएगी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जो मेटल और लीजेंड का बॉन्ड है वो आयनिक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल भी कहा जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में देखते हैं स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये पांचों d के ऑर्बिटल्स हैं। अब जैसे ही लीजेंड आएंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ते ही क्या होंगे, ये स्प्लिट होंगे, और ये स्प्लिट हो गए 3 तो इस तरफ रह गए नीचे, इनको बोलते हैं T2G, इनकी एनर्जी कम है। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं डेल्टा O, बारी सेंटर जिसको कहते हैं, ये बराबर है, इससे ऊपर और नीचे जाते हैं, तो इससे नीचे ये आए 3 जिनको बोल रहे हैं T2G। ऊपर वाले जो 2 हैं यानी कि dz² dx² - y², क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर आते हैं इसलिए इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन होगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ये ऊपर जाएंगे। ये एक्सिस के बीच में आते हैं तीनों, dxy dyz dxz, तो इनकी एनर्जी कम रहेगी। तो ये T2G हैं, ये क्या है, Eg, ये है डेल्टा O मीन्स ऑक्टाहेड्रल, तो ये 3/5 डेल्टा O ये ज़्यादा है बारी सेंटर से, ये 2/5 डेल्टा O ये क्या है, इससे कम है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि इसमें जो लीजेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस की तरह काम करेंगे, कब, जब वो एनायंस होंगे तब। अगर न्यूट्रल लीजेंड है तो वो क्या करेंगे, वो डाइपोल की तरह काम करते हैं। अब जैसे हमने ये देखा कि ये Eg है, ये T2G है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम्स में इसको पूछते हैं, आपको ज़रूर याद रखने लेना है। ये डेल्टा O अगर कम है, लेस देन P, पेयरिंग की जो एनर्जी है, तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg के अंदर चला जाएगा। ये है T2G और 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, Eg के अंदर जाएगा। और अगर डेल्टा O
ज़्यादा है पी से, पेयरिंग से अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर रह जाएगा, EG के पास कुछ नहीं आएगा। ऐसा अगर हो रहा है इट मीन्स क्या है, ये वीक लीजेंड हैं, क्योंकि देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, इसका मतलब ये लीजेंड थे, इनसे वो नीचे रोका नहीं गया तो EG में चला गया वो। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि यहीं पे रोक लिया, इट मीन्स जो लीजेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए। टेट्राहेड्रल की अगर बात करें क्रिस्टल फील्ड, ये जो एनर्जी वगैरह इसमें लगेगी उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE शॉर्ट फॉर्म में ये कह देते हैं। और ये स्प्लिटिंग आपको दिखाई दे रही है, टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये जो दो नीचे आ जाएंगे कौन से, EG वाले, और ऊपर कौन चले जाएंगे, T2G वाले। ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स के हिसाब से आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो है ना CN है, CO है या NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स ये पेयरिंग करवा सकते हैं अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जो हैलोजेंस वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव और जिनका बड़ा शोर हम सुनते आ रहे थे, I, Br, Cl, F, SCN, ये क्या होते हैं, ये वीक लीजेंड होते हैं। और इस सीरीज का नाम क्या है, ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो भी कमी रही, जैसे कलर के बारे में नहीं बताया या जो भी बातें थी, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने पूरा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रांजिशन होकर कलर डेवलप होते हैं, DD ट्रांजिशन, ये जो बातें हम डी ब्लॉक में कर चुके हैं वही बातें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक एक है मेटल कार्बोनेल्स क्या होते हैं। तो जहाँ पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है वो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहे जाते हैं। कार्बोनाइल मीन्स CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोलते हैं, ये इसमें एक लीजेंड का काम करता है और मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बोनिल, जैसे कि NiCO 4 टाइम्स। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है इस तरह से। FeCO5 ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। CrCO6 ये ऑक्टाहेड्रल है। इस तरह से MnCO10 है, तो आप बना सकते हैं उनको। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मेटल कार्बोनेल्स में बॉन्डिंग कैसी होती है। तो आपको याद रखना है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है या इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब ये है कि अब से पहले इस पूरे चैप्टर में हम ये देखते आए हैं कि लीजेंड लोन पेयर देता है मेटल को, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो उसको ले लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर मेटल को साथ साथ कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि लीजेंड जो CO है ये तो लोन पेयर दे के बॉन्ड बनवाएगा, लेकिन मेटल को भी ये कहेगा कि भाई बहुत नाइंसाफ़ी है, कुछ थोड़ा बहुत आपको भी करना चाहिए। तो मेटल भी डोनेट करता है और बॉन्ड बनवाता है, इसीलिए इसको कहा है बैक बॉन्डिंग, कि मेटल को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अब केवल लीजेंड से बात नहीं बनेगी। तो ये क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में इसको कहते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, बस वही आपको ध्यान रखने हैं। दोनों बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें सिग्मा भी बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा। मेटल और कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कौन बनाएगा, जैसे CO यहाँ हमने बनाया, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये बॉन्ड बनवाएगा सिग्मा बॉन्ड, और जो मेटल है जो इसने कुर्बानी करनी है, मेटल बनवाएगा पाई बॉन्ड। तो जैसे यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये इसको डोनेट करेगा यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब ये मेटल को कहेगा भाई अब कुर्बानी का आपका नंबर है, तो मेटल का ये फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, अब दोनों तरफ पाई बॉन्ड तो ऊपर नीचे क्लाउड होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये और ये, इस तरह से ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये बॉन्डिंग होती है, इसको बैक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल ने भी दिए, केवल लीजेंड ने नहीं दिए हैं, इसलिए बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं। और ऐसा होने के कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके अंदर बनता है मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर। लास्ट में एक आध बार 1 मार्क्स में आपसे एक आध बार यूजेस पूछ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो मेटलर्जी में यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह के एक्सट्रैक्शन में इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। सिस्प्लेटिन होता है जो कैंसर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है, सिस यानी कि सिस फॉर्म है, आइसोमर है, PTNH3 2Cl2, ये सिस्प्लेटिन है। इसके अलावा EDTA है, तो कैल्शियम के साथ इसका अगर इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट,
कैल्शियम के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना दे तो लेड पॉइजनिंग के इलाज के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो अपने ब्लड के अंदर है वो भी क्या है, एक आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल है जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, वो भी क्या है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा वाटर की हार्डनेस की एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। फोटोग्राफी में जो AgBr यूज़ करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइपो का सॉल्यूशन, तो वो भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम वहाँ यूज़ करते हैं। कैटालिसिस में इसका यूज़ करते हैं, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट है तो हाइड्रोजिनेशन में उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।